हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हैं जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। अगर आप इस सीरीज को लगातार देखते हैं तो काफ़ी फायदा आपके एग्जाम में आपको होने वाला है। और आज की क्लास में भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए। वैसे तो सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए, लेकिन कुछ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी हम यहाँ पर आपको व्याख्या भी कराने वाले हैं, ताकि आपका एग्जाम में एक भी यहाँ पर पॉइंट ना छूटे। तो आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेगा। जो भी आज की क्लास से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते ही चलेगा। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कार्यक्रम के शुरू में, ऑप्शन 2 कार्यक्रम के अंत में, ऑप्शन 3 कार्यक्रम के दौरान एक बार, या ऑप्शन 4 कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में। आपको यहाँ पर मूल्यांकन की आवश्यकता पूछिए कि कब होती है। टीजीटी 2013 और जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपना आंसर देते ही चलेगा कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। मूल्यांकन की आवश्यकता होती है तो कब होती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विकास के विभिन्न पहलू है। भाषा विकास, गत्यात्मक विकास, शारीरिक विकास, या उपरोक्त सभी। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बाल विकास के विभिन्न पहलू हैं, तो कौन कौन से पहलू है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भाषा विकास भी बाल विकास का विभिन्न पहलू है, गत्यात्मक विकास भी है और शारीरिक विकास भी है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आइए और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, बच्चे का विकास का मुद्दा कोई एकाकी विषय नहीं है, बल्कि यह कुछ हद तक व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं के लिए अलग ढंग से प्रगति करता है। यहाँ कई शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के विकास का वर्णन किया गया है। तो बच्चे के यहाँ पर शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के यहाँ पर विकास का वर्णन किया गया है, जिसमें आपका, अगर हम यहाँ पर बाल विकास के विभिन्न पहलुओं की बात करें, इसमें आपका शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, भाषा विकास और सामाजिक विकास शामिल है। चलिए अब देख लेते हैं इन्हें अलग अलग तरीके से। यहाँ पर अगर हम बात करें शारीरिक विकास की, तो शारीरिक विकास की गति जन्म के बाद के महीने में तेज होती है और उसके बाद धीमी पड़ जाती है। तो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है तो जन्म के बाद के महीने में तेज होती है, लेकिन उसके बाद में धीमी पड़ जाती है। गत्यात्मक विकास की यहाँ पर बात करें तो शिशु में विभिन्न कौशलों का विकास माता पिता के लिए हितकारी होता है। चीज़ों को हाथ में लेना, स्वतः बैठना, घुटनों के बल चलना, विकास क्रम में ये उपलब्धियां मील का पत्थर साबित होती है। तो ये हो गया बच्चे का गत्यात्मक विकास। अब भाषा विकास की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ग्रहणशील भाषा यानी कि दूसरों की बात की समझ में क्रमिक विकास होता है। इसकी शुरुआत लगभग 6 महीने की आयु से होती है। तो बच्चे दूसरों की बात को समझते हैं, ये कब से शुरू हो जाता है, बच्चे की लगभग 6 महीने की आयु से शुरू हो जाता है। वही सामाजिक विकास की यहाँ पर देख लेते हैं। तो घर के बाहर छोटे समूह में भागीदारी बच्चे के सामाजिक संपर्कों को बढ़ाती है, सामाजिक समझ को बढ़ाती है और उसकी सहानुभूति को बढ़ाती है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे ये सारे ही पॉइंट, इन्हें भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है। गुणात्मक, मात्रात्मक, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2021, आरपीएससी स्कूल एलटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है। क्या गुणात्मक परिवर्तनों को दर्शाती है, मात्रात्मक दर्शाती है, या दोनों को दर्शाती है, या इनमें से कोई नहीं। अगर हम यहाँ पर बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि शरीर में ये परिवर्तनों को दर्शाती है मात्रात्मक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निकट दूर विकास क्रम में शरीर विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, दौड़ना व चलना, सिर व पैरों का विकास, पेट व धड़ का विकास, या इनमें से सभी। टीजीटी 2013 और पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देते चलना है। यहाँ पर निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, तो ये आपको बताना है कि किसका उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, सिर व पैरों का विकास। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा 2 से 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन हमारा जन्म से 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन हमारा 2 से 5 वर्ष, चौथा ऑप्शन हमारा जन्म से 15 दिन। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012, 13 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है, तो कौन सा समय होगा ये आपको बताना है।
अगर हम यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही 2 से 6 वर्ष। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, किसने कहा है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए एलिजाबेथ हॉरलॉक, फ्रॉयड, स्टैनले हॉल या पियाजे। टीजीटी राजस्थान और टीजीटी 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, ये किसके द्वारा कहा गया? स्टैनले हॉल के द्वारा कहा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? माइकल एच एरिक्सन, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, सिगमंड फ्रॉयड। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जामों में लगातार क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? क्या पहला ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा, तीसरा होगा या चौथा ऑप्शन यहाँ पर होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किया था सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो व्याख्या यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि प्रारंभ में बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों के व्यवहार का अनुकरण करके वांछित व्यवहार करते हैं। यानी कि प्रारंभ में बच्चे क्या करते हैं? माता पिता का अनुकरण करते हैं और जो आसपास के लोग हैं उनका अनुकरण करते हैं और उसे क्या करते हैं? व्यवहार में लाते हैं तथा आगे चलकर उनका आंतरिकरण करते हैं। इस प्रकार स्थापित नैतिक भावना उनको अंतरात्मा का अंग बन जाती है और उनका व्यवहार उसके द्वारा संचालित होने लगता है। नैतिकता के विकास में माता पिता के साथ स्थापित होने वाले तादात्मीकरण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आई होप आपकी समझ में आगे हो गई ये भी व्याख्या। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मानव जाति के कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 90, 20, 23 या 46? आप यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। टीजीटी उत्तराखंड 2014, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009, 15, 12 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चले। आपको बताना है कि मानव जाति के कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही 23 जोड़े। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या। तो मानव प्रजनन कोशिकाओं में क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं या संख्या में 46 होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे यहाँ पर एग्जामिनर जोड़े पूछे तो 23 जोड़े होते हैं, अगर आपसे संख्या पूछे तो वहाँ पर 46 आपका आंसर यहाँ पर होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। इनमें से 22 जोड़े स्त्री व पुरुष दोनों में एक समान होते हैं और ये जो 22 जोड़े होते हैं इनमें से समान होते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। परंतु 23वें जोड़े का क्रोमोसोम पुरुष एवं महिला में भिन्न होता है। 23वें जोड़े में महिला में क्रोमोसोम XX तथा पुरुष में 23वें जोड़े में XY होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, तो ये आप सभी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस यंत्र द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है? ऑप्शन गीजर, अलमारी, मिक्सर ग्राइंडर या वैक्यूम क्लीनर। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्न में से किस यंत्र के द्वारा घर में सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है। तो किसके द्वारा होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, मिक्सर ग्राइंडर के द्वारा सबसे ज़्यादा श्रम की बचत होती है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर में जुड़ा रहता है? नाभिनाल, गर्भनाल, धमनी या रक्त कोशिकाएं। टीजीटी 2003 और टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, नाभिनाल के द्वारा भ्रूण माँ के शरीर से जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ये यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिशु को दूध छुड़ाने व भोजन शुरू करने की सही आयु है? 9 माह, 6 माह, 12 माह या 3 माह। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि एक शिशु को दूध छुड़ाने व भोजन शुरू करने की सही आयु क्या होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, 6 माह बच्चे को दूध छुड़ाने व भोजन शुरू करने की सही आयु मानी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारा प्रयास यही है कि वीडियोज़ लाने का, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। और अगर आपको ज़रा भी फ़ायदा होता है मेरी वीडियो से तो मैं आपका अपना सौभाग्य समझूंगी। अगर आपको ज़्यादा भी फ़ायदा, थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी बच्चों को ये क्लास शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हमें ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए संक्रमण, श्वास अवरोध, जन्मजात असमानताएं या उपरोक्त सभी। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु दर का कारण क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो संक्रमण भी इसका कारण है, श्वास अवरोध भी है और जन्मजात असमानताएं भी है। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर यहाँ पर होगा। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु दर के कारण ये सभी होंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा था। रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर या जॉन साल्क। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चेचक का टीका खोजा था एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा युग्म सही है। यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर टीके दिए गए हैं और रोग यहाँ पर दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही युग्म है। HBIG क्या एड्स से संबंधित है। BCG क्या क्षय रोग से संबंधित है। पोलियो परटूसिस से संबंधित है या DPT अतिसार से संबंधित है। आपको यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर सही है। BCG का टीका क्षय रोग में लगाया जाता है। आइए समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सही सुमेल की, तो अगर हम यहाँ पर बात करें HBIG तो ये हेपेटाइटिस बी की बीमारी में लगाया जाने वाला टीका है। BCG की यहाँ पर बात करें तो क्षय रोग, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पोलियो की यहाँ पर बात करें तो पोलियो बीमारी में लगता है। DPT की बात करें डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस, इसके माध्यम से यहाँ पर ये टीका लगाया जाता है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। BCG का तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। DPT का भी पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। ऐसे तो सभी पूछे गए हैं, तो इन्हें नोट करते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। जब ध्वनि ग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूप ग्राम बनता है। जहाँ ध्वनि ग्राम होते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन देंगे तुतलाने वाले, लकारी वाले, भाषा बनाने वाले ध्वनि या कूजन करने वाले। DSSB PhD 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपको जब ध्वनि ग्राम एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूप ग्राम बनता है। जहाँ ध्वनि ग्राम होते हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, भाषा बनाने वाली ध्वनि। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करना है। भूलने की गति को, अधिगम की उन्नति एवं गति को, धारण की गति को या उपरोक्त सभी। LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन अधिगम का अगर वक्र की बात करें तो ग्राफ द्वारा प्रकट करना, भूलने की गति को, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अधिगम की उन्नति एवं गति ये भी सही होगा। धारण स्मृति की गति ये भी हमारा सही होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित होती है। पूर्व परिचालन अवस्था, समाहारी परिचालन अवस्था, औपचारिक परिचालन अवस्था, परिचालन अवस्था में कोई संबंध नहीं। DSSB TGT 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित होती है, ये आपको बताना है। तो कब विकसित होती है, औपचारिक परिचालन अवस्था में, तो ये विकसित होती है। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। नवोदय विद्यालय निम्न में से किसके लिए खोले गए हैं। ग्रामीण छात्रों के लिए, ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों के लिए, नगरीय छात्रों के लिए या इनमें से कोई नहीं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 और GIC प्रवक्ता एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि नवोदय विद्यालय निम्न में से किसके लिए खोले गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों के लिए नवोदय विद्यालय खोले गए हैं।
तो ऑप्शन हमारा है दूसरा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के ऊर्जा संस्थान के रूप में जाना जाता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका भित्ति या माइटोकॉन्ड्रिया? टीजीटी 2016 और पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते ही चलेगा, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में। आपको बताना है कि किसे कोशिका के ऊर्जा संस्थान के रूप में जाना जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कोशिका के यहाँ पर पावर हाउस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा चौथा सही है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, प्राणी के शरीर में विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है? आच्छादक कोशिकाओं का, संयोजी कोशिकाओं का, तंत्रिका कोशिकाओं का या पेशी कोशिकाओं का? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप क्या होगा? क्या पहला ऑप्शन होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा ऑप्शन होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्राणी के शरीर में जो विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है वह हमारा संयोजी कोशिकाओं का। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? यूपीटीजीटी 2021 आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से लैक्टिक अम्ल। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही होगा। आइए और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं व्याख्या के द्वारा। तो शक्ति व्यवस्थापन में थकान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। थकान दो प्रकार की होती है। अगर आपसे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे कि थकान कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, जिसमें आपकी शारीरिक थकान और मानसिक थकान। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर शारीरिक थकान की बात करें तो किसी व्यक्ति द्वारा लगातार करने से उत्पन्न थकान को शारीरिक थकान कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होने लगता है। इसके फलस्वरूप CO2 जल एवं लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे थकान का अनुभव होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मानसिक थकान की यहाँ पर बात करें तो नीरस और कुंठाजन्य, ये दो प्रकार की होती है। नीरस के अंतर्गत बोरियत और कमी आएगी। कुंठाजन्य में असफलता का डर, कार्यकुशलता में कमी। तो आई होप आपकी यहाँ पर समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो इसे आप नोट करते चलेगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, यह हमारे शरीर की सरलतम इकाई है? कोसा, हड्डी, अंग या मांसपेशी? आपको यहाँ पर बताना है कि यह हमारे शरीर की सरलतम इकाई है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कोसा होगा, हड्डी होगा, अंग होगा या मांसपेशी होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से कोसा या कोशिका हमारे शरीर की सरलतम इकाई है। आइए समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर व्याख्या के अनुसार कोशिका, जिसे हम कोसा कहते हैं, इसकी खोज अगर यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर कोशिका की बात करें तो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो रचना में ये कोशिका सबसे पुरानी होती है। इसमें केंद्रक तो पाया जाते हैं, लेकिन केंद्रक पर केंद्रक कला का अभाव रहता है। एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखें तो जीवाणु कोशिका, नीले हरे शैवाल आदि इसके एग्जाम्पल है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका की यहाँ पर बात करें तो जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल को छोड़कर शेष सभी जीवों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक ही होती है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा क्योंकि कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, डीपीटी को विस्तारित करें। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, डायरियल, पर्टुसिस, टिटेनस, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटेनस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टॉक्साइड। पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर डीपीटी को विस्तारित करना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता कहलाती है? सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, गत्यात्मक विकास या भावात्मक विकास? आपको यहाँ पर बताना है कि दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है?
अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरों के अनुसार, अगर हम स्वयं के व्यवहार को ढाल लिया तो वह क्या कहलाती है, तो सामाजिक विकास कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ही यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों को यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। पहला ऑप्शन हमारा उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर। ऑप्शन 2 विचार विमर्श द्वारा। ऑप्शन 3 बाजार से यौन अंगों से संबंधित जानकारी देकर, या उपरोक्त सभी। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों को यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर बच्चों में यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है। मूंगफली का तेल, कैस्टर तेल, नारियल का तेल या सनफ्लावर तेल। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही मूंगफली का तेल। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। मूंगफली को ग्राउंड नट भी कहते हैं। इसमें 40% वसा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, 25% खनिज लवण एवं 3% रेशा होता है। यह विटामिन बी प्राप्ति का बढ़िया स्रोत है। इसमें नियासिन की अधिकता होती है, अतः मूंगफली स्वास्थ्य के लिए श्रेयस्कर है। मूंगफली के तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। मूंगफली के तेल की गुणवत्ता जैतून के तेल के लगभग समान होता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अगर आपसे पूछ लेंगे मूंगफली में कितने प्रतिशत वसा होती है, तो 40% होती है। खनिज लवण 25% होते हैं और रेशा 3% होता है। और विटामिन बी का ये यहाँ पर बढ़िया स्रोत है माना जाता है। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा, कई क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमें भी ये पता होना चाहिए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी आपके लिए ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे और भी बेहतर से बेहतर यहाँ पर करेंगे हम आपके लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की ओर। वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि कहलाती है उबालना, सिमरिंग, भूनना या स्टूइंग। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। अगर हम वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि की बात करें तो भूनना विधि कहलाती है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, पंजाबी फुलकारी में कौन से टाँके का उपयोग होता है। सेटिन, डार्निंग, चेन या हेरिंग बोन। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009, 15, 12 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि यहाँ पर पंजाबी फुलकारी में कौन से टाँके का उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, चेन टाँके का प्रयोग होता है पंजाबी फुलकारी में। यहाँ पर ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। आइए समझ लेते हैं व्याख्या के द्वारा। पंजाबी की फुलकारी दो शब्दों से मिलने से बनाए, यानी कि पंजाब की फुलकारी दो शब्दों के मेल से बनाए। फुल प्लस कारी। फुल का अर्थ है फूल और कारी का अर्थ है काम, अतः फुलकारी का मतलब फूलों का कलाकारी। यह पंजाबियों की एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। पंजाब की फुलकारी देश विदेश में प्रसिद्ध है। पंजाबी फुलकारी में चेन टाके का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब है बेल्ट पॉकेट, योक पॉकेट, कंगारू पॉकेट या बाउंड पॉकेट। आपको यहाँ पर बताना है कि पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब है तो कौन सी यहाँ पर जेब होगी, आपको बताना है। यूजीसी नेट एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है, कंगारू पॉकेट। तो पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब को कंगारू पॉकेट कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पेट्रोल, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स या फॉर्मेल्डिहाइड।
टीजीटी 2000 यहाँ पर 4 में क्वेश्चन पूछा गया है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है पेट्रोल। ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए मध्यंत लक्ष्य, अल्पकालिक लक्ष्य या मध्यवर्ती लक्ष्य या दीर्घकालिक लक्ष्य। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013, 12 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लगाते ही चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, दीर्घकालिक लक्ष्य। ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है। मूल आय, धन की आय, भौतिक आय या कुल आय। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, यहाँ पर अभौतिक कर लेना। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही, अभौतिक आय। इसे हम क्या कहेंगे, अभौतिक आय कहेंगे। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। चालू खाते में से पैसा निकाला जा सकता है सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, दिन में एक बार या आवश्यकता अनुसार कई बार। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आपको बताना है कि चालू खाते में पैसा निकाला जा सकता है, तो कब निकाला जा सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चालू खाते से पैसा निकाला जा सकता है आवश्यकता अनुसार कई बार, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर चौथा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है। दैनिक लेखा, वार्षिक लेखा, मासिक लेखा या साप्ताहिक लेखा। पीजीटी 2009 और टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है। क्या दैनिक लेखा होगा, वार्षिक लेखा होगा, मासिक लेखा होगा या साप्ताहिक लेखा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मासिक लेखा हमारा आंसर यहाँ पर होगा, तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है योग्यता, साधन, भोजन या इनमें से सभी। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है, तो क्या क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर बात करें आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही, साधन आवश्यक है, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रारंभ और विस्तार हुआ। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं भारतवर्ष के सभी राज्यों में। ऑप्शन 2 नियम का विस्तार यूपी एवं एमपी के कुछ जिलों में। ऑप्शन 3 इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में। ऑप्शन 4 नियम एवं विस्तार संपूर्ण भारत में। टीजीटी उत्तराखंड 2014, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013-14 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रारंभ और विस्तार हुआ, तो कब हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा पर यहाँ पर सही है, इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रारंभ और विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 सभी वस्तुओं, सेवाओं तथा अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर लागू होता है जब तक कि केंद्र सरकार ने विशेष रूप से छूट न दी हो, तो ये भी आप पॉइंट ध्यान रखते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए दबाव किस पर डाला जाए। ऑप्शन 2 दबाव क्यों डाला जाए। ऑप्शन 3 दबाव कहाँ डाला जाए। ऑप्शन 4 दबाव कैसे डाला जाए। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देना है। यहाँ पर पूछा गया है कि दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना नहीं है, क्या सोचना आवश्यक नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा सही होगा, दबाव क्यों डाला जाए, यही आवश्यक नहीं है। दबाव क्यों डाला जाए, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से
कौन समय व्यवस्थापना का यंत्र नहीं है, यानी कि कौन सा यहाँ पर व्यवस्थापना का यंत्र नहीं है, ये आपको बताना है। पीक लोड, विश्राम काल, कार्य कर्व या थकान। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013, 14, 9 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा व्यवस्थापना का यंत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, थकान। थकान व्यवस्थापना का यंत्र नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर चौथा हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? कौशल, रुचि, क्षमता या ऊर्जा। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है। क्या कौशल होगा, रुचि होगा, क्षमता होगा या ऊर्जा होगा। अगर हम यहाँ पर मानव और गैर मानवीय संसाधन की बात करें तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही होगा, ऊर्जा हमारा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, मानव की ज्ञान व अभिवृत्तियां कहलाती है? मानवीय साधन, अमानवीय साधन, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मानव की ज्ञान और अभिवृत्तियां कहलाती है, क्या मानवीय साधन कहलाएगी, अमानवीय कहलाएगी या दोनों कहलाएगी या इनमें से कोई नहीं। अगर हम यहाँ पर मानव की ज्ञान और अभिवृत्तियों की बात करें तो ये कहलाती है हमारे मानवीय साधन, तो पहले ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी? विलियम हेनरी पार्किन, जेटी डिक्सन, जॉर्ज ओडेमर्स या मोरे। यूपी टीजीटी 2021 और यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में संश्लिष्ट रंजक की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, विलियम हेनरी पार्किन ने संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। अगर हम यहाँ पर रंग की बात करें तो रंग दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रंग और संश्लेषित रंग। यहाँ पर सन 1856 ईस्वी में संश्लेषित रंग का आविष्कार हुआ, जिसका श्रेय विलियम हेनरी पार्किन को जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। संश्लेषित रंग विविध रंगों एवं शेड्स में उपलब्ध होते हैं तथा प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। इनका उपयोग सरलता एवं सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो ये किससे सस्ते हो, प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा सस्ते होते हैं और उपयोगी और सरलता से और सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, विलियम हेनरी पार्किन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, पुष्प सज्जा की जापानी कला को कहते हैं? ओरिगेमी, हाइकू, इकेबाना या मंचूरियन। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपना आंसर आपको देना है कि पुष्प सज्जा की जापानी कला को कहते हैं, तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से, पुष्प सज्जा जो जापानी कला है उसे इकेबाना कहते हैं, तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है एक्सोट फैन, वातानुकूलन, संवहन धाराएं या इनमें से सभी। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है, तो क्या आएगा, क्या पहला ऑप्शन होगा हमारा, क्या दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत संवहन धाराएं आती है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ बिहार में, या महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना बिहार, या राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश। टीजीटी 2004 और टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देते हुए चलना है। आपको बताने की सर्वप्रथम कहाँ तथा किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात। यहाँ पर सबसे पहले ये सम्मिलित किया गया था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सर्वप्रथम महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। सन 1936 में
मध्य विद्यालयों में गृह विज्ञान विषय अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये अगर हम यहाँ पर मध्य विद्यालयों की बात करें तो गृह विज्ञान विषय अनिवार्य कर दिया गया था 1936 में। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ग्रामीण स्तर से प्रारंभ, ऑप्शन 2 सरकार का सहयोग, ऑप्शन 3 पर्याप्त निधि, ऑप्शन 4 सुसंगठित। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो इसे होना चाहिए ग्रामीण स्तर से प्रारंभ। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला ही सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, अच्छे संचार के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हुए चलना है आपको बताना है कि अच्छे संचार के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है। स्पष्टता, सहजता, सावधानी या एक तरफा संचार। DSSB टीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि अच्छे संचार के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है। तो किसकी आवश्यकता नहीं है ये आपको हमें बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से एक तरफा संचार की आवश्यकता नहीं है। और फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारा लाने का मेन उद्देश्य यही है ताकि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर रिवाइज करा सके। तो जितना भी हो सके इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इस सीरीज से आपको बेहतरीन कंटेंट हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए ताकि उनको भी यहाँ पर इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, कठपुतली है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि कठपुतली है, तो कठपुतली क्या है, क्या एक दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री है या दृश्य श्रव्य सामग्री है या उपरोक्त सभी है। टीजीटी 2013 और यहाँ पर पीजीटी 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कठपुतली की, तो कठपुतली क्या है, तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। 5 सितंबर 1954 या 2 अक्टूबर 1952, 2 नवंबर 1956 या 10 अक्टूबर 1958। LT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। तो कब प्रारंभ हुआ था ये आपको बताना है। क्या 5 सितंबर 1954 को प्रारंभ हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था या 2 नवंबर 1956 को हुआ था या 10 अक्टूबर 1958 को प्रारंभ हुआ था। बताइए कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षण सहायताएं किसके अनुसार चयनित की जाती है। अनुभव, आयु, मानसिक योग्यता या उपरोक्त सभी। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि शिक्षण सहायताएं किसके अनुसार चयनित की जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें शिक्षण सहायताओं की, तो अनुभव के द्वारा भी ये चयनित की जाती है, आयु के अनुसार भी चयनित की जाती है और मानसिक योग्यता के अनुसार भी चयनित की जाती है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा आंसर होगा चौथा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है तब अपना आंसर देना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए निर्धारण, मूल्यांकन, प्रबोधन, कार्यान्वयन। DSSB टीजीटी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि पूर्व निर्धारित वस्तुनिष्ठ सूचक तथा अन्य वस्तुनिष्ठ आधारित परियोजना की प्रगति के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से कार्यान्वयन कहते हैं। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कितना आपको नया सीखने को मिला, कितने क्वेश्चन आपको आते थे और कितना आपका स्कोर रहा, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।